टॉपिक में लिख लेना एन एक्सप्लेनेशन अबाउट कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट sources of light wave। पिछले क्लास में भी ये बताया था। पहला चीज S1 S2 का अभी हम लोगों ने मान लिया कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन क्या है, सेम है, मतलब ω1 इक्वल्स टू ω2 इक्वल्स टू ओमेगा, अगर हम ये लेकर के चलते हैं मतलब सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। दूसरा बात डेल्टा फाई नॉट बताया कि फेज डिफरेंस एट द पोजीशन ऑफ सोर्सेस एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर डेल्टा फाई नॉट हो गया एट द पोजीशन ऑफ सोर्स। S2 का जो है फेज को हमने रेफरेंस लिया, तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर मतलब जिस समय इसको स्विच ऑन बोल लो या फिर जिस इसका फेज किसी इंस्टेंट पर जो लेते हैं उसको रेफरेंस कर लेते हैं, तो फाई नॉट 2 को लिख लेंगे ओमेगा टी। फाई 1 चूंकि इसका ओमेगा टी है तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई नॉट का लिया है तो डेल्टा फाई नॉट ले लिया। अब यहां से आ गया कि एट पॉइंट पी अगर हम बोलते हैं तो एट पॉइंट पी हम लोगों ने ले लिया फाई 1 इक्वल्स टू, तो जो भी यहाँ पे जो माइनस कर दिया जो लेंथ के ट्रेवल करने की वजह से जो लगेगा, तो KS1P हो गया, फाई नॉट 2 हो गया KS2P, और वहां पे हमारा आ गया KS2P माइनस S1P प्लस डेल्टा फाई नॉट। पिछले क्लास में डेफिनेशन दिया था कि इन दोनों सोर्सेज को हम कोहेरेंट कब बोल सकते हैं, जब इस जगह पर इसके अकेला आता तो जितना फेज देता किसी समय टी पर, मतलब मान लो कि 5 बजे का बात कर रहे हैं तो ये जितना फेज देता और ये जितना फेज देगा, उन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे, और डेल्टा फाई का वैल्यू अगर कांस्टेंट होता है मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, क्योंकि अगर हम देखें के तो कांस्टेंट वैल्यू है, S2P माइनस S1P ये लेंथ है यहां से यहां तक का, जिसको ज्योमेट्रिकल लेंथ बोल सकते हैं, इस लेंथ का डिफरेंस हो गया, ये वैल्यू तो फॉर अ गिवन पॉइंट रहेगा कांस्टेंट। अब सिर्फ चेक करना है डेल्टा फाई नॉट। अगर हमारा बात हुआ कि इस पॉइंट पी पे फेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो S1 S2 को हम बोलेंगे कोहेरेंट, और अगर फेज डिफरेंस विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, उस केस में बोलते हैं हम लोग इनकोहेरेंट। तो यहां तक लिखने के बाद एक्सप्लेनेशन आएगा, या तो पिछले क्लास में जो लिखाया है उस चीज को फॉलो करते हुए सिर्फ ये डायग्राम बना लो, ये चीज लिख लो और इस स्टेटमेंट को लिख लो, काफी है। नहीं तो पूरा लिखोगे तो टाइम लगेगा, सोच लो कितना टाइम दो लिखने के लिए, जल्दी बोल। 1 मिनट, दूसरा मांगा 2 मिनट, लेट अस गो फॉर 2 मिनट्स मैक्सिमम टाइम। स्टार्ट करो लिखना। दो मिनट में भी बचा हुआ है 30 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से
आप लोग एक काम करना, पॉइंट्स टू रिमेम्बर करके लिख लो और एक के बाद एक पॉइंट जो होगा उसमें ध्यान में रख करके चलोगे। तो पॉइंट्स टू रिमेम्बर कर लिखना और शुरू करना। पहला बात समझो, अगर फ्रीक्वेंसी हमारा सेम नहीं होता तो यहाँ पे हम लिखते फाई नॉट टू को ओमेगा 2t, यहाँ पे लिख लेते ओमेगा 1t। जब हम माइनस करते फाई 1 माइनस फाई 2 तो एक टर्म और आता, कौन सा टर्म आता? तो आता ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी का टर्म आता, मतलब डेल्टा फाई होता फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर यहाँ पे पॉइंट पी पे फेज डिफरेंस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का वैल्यू जो है इक्वल टू ओमेगा, मतलब दोनों का फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम होना चाहिए। तो अगर दो सोर्स कोहेरेंट है अगर, तब हम बोलेंगे कि इफ टू सोर्सेस आर कोहेरेंट दैट मींस देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन शुड बी सेम, क्योंकि अगर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन सेम होगा तभी ये ओमेगा टी वाला टर्म हमारा कैंसिल आउट होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम नहीं होता तो ओमेगा टी वाला टर्म कैंसिल आउट नहीं होता, और उस केस में डेल्टा फाई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम होता है। तो पहला चीज तो हो गया कि इफ टू सोर्सेस आर कोहेरेंट देन देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मस्ट बी सेम। लेकिन उल्टा स्टेटमेंट अगर बोलेंगे तो वो करेक्ट नहीं होगा हमेशा, क्योंकि अगर हम लोग बोलते हैं कि जो दो सोर्स है जिसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम है, इसका मतलब है कि दोनों कोहेरेंट होगा, ये स्टेटमेंट होगा सीधा रॉन्ग, कि इट मे बी कोहेरेंट और मे नॉट बी कोहेरेंट, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दूसरा टर्म, दैट इज डेल्टा फाई नॉट। जो फेज डिफरेंस एट द पोजीशन ऑफ सोर्स है, वो अगर हम लोग बात करते हैं कि जो फंक्शन ऑफ टाइम अगर हो गया तो डेल्टा फाई विल बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, और उस केस में हम बोलेंगे कि S1 S2 को किसी भी हालत में हम कोहेरेंट नहीं बोल सकते हैं, इवन दो देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी सेम। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम हुआ तो चलो वो टर्म तो हमारा कैंसिल आउट हो गया ओमेगा टी वाला टर्म, लेकिन हमारे पास जो यहाँ डेल्टा है, ठीक है, S2p तो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन पॉइंट, S1p भी कांस्टेंट है, k भी कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा फाई नॉट जो है दिस कैन बी अ फंक्शन ऑफ टाइम, जो हमारा एट द पोजीशन ऑफ सोर्स होगा। और अगर एट द पोजीशन ऑफ सोर्स फंक्शन ऑफ टाइम हुआ फेज डिफरेंस, इसका मतलब है कि इवन दो ओमेगा 1 ओमेगा 2 विल बी सेम, S1 S2 कैन नॉट बी टर्म्ड एज कोहेरेंट सोर्स। अरे बात समझ में आया दोनों के ने? अगर कोहेरेंट बोल दिया कि दो सोर्स कोहेरेंट है तो ये मेरा कंपलसरी सिचुएशन में आएगा। एक सेकंड मेरे से, सॉरी कोई आ गया था। तो इस केस में हम लोग एक चीज बोलेंगे कि अगर दो सोर्स को कोहेरेंट बोल रहे हैं, पहले से पता है कि S1 S2 कोहेरेंट है, तो उस केस में हम बोलेंगे कि देयर फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन मस्ट बी सेम। लेकिन अगर बोलते हैं टू सोर्सेस आर हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, इट डज नॉट नेसेसरली इंप्लाई दैट टू सोर्सेस विल बी कोहेरेंट। तो ये दो स्टेटमेंट हम पहले लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट लिखो, एवरीवन को ऑप्शन हटवा दूं मतलब क्या करूं? चलो ठीक है, छोड़ो वो सब बात, अभी क्लास पे ध्यान दो, बाद में बात करेंगे। पहला स्टेटमेंट लिखना, पॉइंट्स टू रिमेंबर का पहला स्टेटमेंट लिखना है if sources of light wave if sources of light wave are coherent, then their frequency of oscillations must be same।
if sources of light waves are coherent, then their frequency of oscillation must be same. हो गया पहला स्टेटमेंट, ठीक है। अब सेकंड स्टेटमेंट लिखना है इफ टू sources of light waves, if two sources of light wave are having same frequency of oscillation, then it does not necessarily imply that they will be coherent. It does not necessarily imply that they will be coherent. अरे स्टेटमेंट लिख लिया ठीक से, ठीक है। अब उस पॉइंट में नीचे लाइन चेंज करके लिखना कि जो कब हम कोहेरेंट और कब जो है कोहेरेंट नहीं बोल सकते, तो उसमें आप लिखना, लाइन चेंज करके लिखना विथ F1 equals to F2 equals to F, that is linear frequency oscillation, and अगर ये हो गया तो ऑब्वियसली ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा का बात करेंगे हम लोग। तो विथ F1 इक्वल्स टू F2 इक्वल्स टू F एंड ओमेगा 1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा, हम लोग यहां से ये लिख करके उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में लिखेंगे इस चीज को देख करके कि इस वाले एक्सप्रेशन में हम लोग लिखेंगे कि व्हेन डेल्टा फाई नॉट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, then delta phi will be independent of time and S1 and S2 can be termed coherent. तो इस चीज को लेकर के लिखेंगे पहला टर्म में कि if delta phi naught मतलब phase difference at the position of sources, if delta phi naught is independent of time, if delta phi naught is independent of time, then sources S1 and S2 can be termed as coherent. Then sources S1 and S2 can be termed as coherent as delta phi will be independent of time, as delta phi will be independent of time. तो कोहेरेंट बताने के लिए क्या करेंगे, मान लो दो सोर्स है, पहला कोई पॉइंट ले लिया स्पेस में, यहाँ पे चेक किया फेज डिफरेंस अगर हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होता है, मतलब हर इंस्टेंट पे फेज डिफरेंस फिक्स है, हम किसी भी समय पे बोलेंगे लेटेस्ट से फेज डिफरेंस इज π/6, तो हर इंस्टेंट पे अगर π/6 ही रहा तो बोलेंगे ये दोनों क्या है, कोहेरेंट है। लेकिन किसी इंस्टेंट पर π/6 हो गया, किसी इंस्टेंट पे जो है π/4 हो गया, किसी इंस्टेंट पे जो है π/2 हो गया, किसी इंस्टेंट पर जो है कोई और वैल्यू हो गया, तो उस केस में हम बोलेंगे कि अगर टाइम के साथ एक जगह पे फेज डिफरेंस चेंज होता रहेगा तब उस केस में उसको हम क्या बोलते हैं, इनकोहेरेंट। तो खैर यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि जो कि इसका मतलब ये है कि अगर कोहेरेंट सोर्सेस होता है तो जितना भी पॉइंट होगा स्पेस में, हर पॉइंट पर फेज डिफरेंस जो होगा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा, मतलब वहां पर फेज डिफरेंस का अपना एक फिक्स वैल्यू होगा। हाँ ये है कि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग फेज डिफरेंस हो सकता है,
but at one particular point if you go for phase difference is not going to change with time. अच्छा, सेकेंड पॉइंट अब इसमें, सेकेंड पॉइंट में हो गया कि अगर डेल्टा फाई नॉट फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो लिखना ये इसी के अंदर कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन तो सेम है, लेकिन तो सेकेंड पॉइंट में लिखेंगे कि इफ डेल्टा फाई नॉट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, मतलब टाइम के साथ चेंज हो रहा है, if delta phi naught is a function of time, then delta phi will be a function of time. Then delta phi will be a function of time. लिख लिया, डेल्टा फाई will be a function of time and sources S1 and S2 will be termed as incoherent, and sources S1 and S2 will be termed as incoherent. अब दूसरा पॉइंट इसमें जो है, दूसरे पॉइंट में हम लोग, ये हो गया एक दो पॉइंट, तो विथ ओमेगा 1 इक्वल टू ओमेगा 2 के साथ वाला पॉइंट खत्म हो गया। तो पहला पॉइंट हम लोगों ने लिखा था कि अगर बोलते हैं दो सोर्स कोहेरेंट अगर है, पता है कि S1 S2 आर कोहेरेंट, तो उसका फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन विल डेफिनेटली बी सेम। लेकिन उल्टा स्टेटमेंट नेसेसरली जरूरी नहीं है कि ओमेगा 1 ओमेगा 2 अगर सेम हो इसका मतलब हम बोल देंगे दोनों कोहेरेंट है। दे कैन बी कोहेरेंट, दे कैन बी इनकोहेरेंट। उस केस में हमको चेक करना पड़ता है फेज डिफरेंस एट द पोजीशन ऑफ सोर्स। अगर फेज डिफरेंस एट द पोजीशन ऑफ सोर्स इज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो बोलेंगे इनकोहेरेंट, अगर कांस्टेंट हो गया तो बोला कोहेरेंट। इसके बाद का अगला पॉइंट जो होगा, तो आप लोग ABCD करके लिख लोगे, तो A B लिखे हो गए, उसके अंदर ये लिख लिया, अब C वाला पॉइंट पर लिख लेना। पहला पॉइंट लिखे हो गए, वो A हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया B, B के अंदर ही ये था, कंप्लीट हो गया। अब आएगा पॉइंट नंबर C पे। तो C पे हम लोग लिखेंगे एक चीज कि देखो, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन सेम नहीं होता तो उसमें एक बात तो क्लियर था, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन आप मत लिखना, उतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। कि मान लो कि हम लोग बोलते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन ओमेगा 1 है, इसका फ्रीक्वेंसी ऑसिलेशन ओमेगा 2 है। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर हम रेफरेंस इसको ले लेते हैं तो फाई नॉट 2 को तो मैं लिख देता हूं ओमेगा 2t, और फाई नॉट अगर हम फाई नॉट 1 का बात करें तो फेज डिफरेंस हम लोगों ने लिया था डेल्टा फाई नॉट, तो ये हो जाता है इक्वल टू नथिंग बट ओमेगा 1t प्लस डेल्टा फाई नॉट। अब यहां से बात ये हुआ कि अगर हम इस जगह पर निकालने जाते हैं, चूंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारा डिफरेंट है और हमको पता है कि मीडियम अगर सेम रहता है, क्योंकि पहले बात बताया था कि जब भी कोई किसी क्वेश्चन में अलग अलग मीडियम का सिचुएशन हो तो हमारा पहला काम क्या होगा कि हर का ऑप्टिकल पाथ लेंथ निकालेंगे रिलेटिव टू फिक्स मीडियम। इसलिए हमेशा हम फिक्स मीडियम को ही लेकर के चलेंगे, बिकॉज दैट वुड बी द वेरी फर्स्ट स्टेप while solving any one of the numerical based on this particular topic। तो एक बार सीधा सा हम लोग लेकर के चलेंगे कि ठीक है, हमने मीडियम तो वो रखा था, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन हमारा अलग होता है, मीडियम सेम होगा, तो स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन तो दोनों के लिए सेम हो गया, क्योंकि मीडियम अगर सेम मतलब स्पीड ऑफ प्रोपेगेशन सेम, फ्रीक्वेंसी अलग मतलब लैम्डा अलग होगा। तो अगर हम लोग फाई 1 लिखने जाएंगे तो यहाँ पर इस बार लिखेंगे जो भी यहाँ पे फेज डिफरेंस था उसमें माइनस करेंगे, लेकिन इसके लिए K1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा 1t प्लस डेल्टा फाई नॉट 1 के जगह पे, और माइनस कर देंगे K1 S1p। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे फाई 2, तो इसको लिखेंगे हम लोग ओमेगा 2t, जो भी फेज डिफरेंस यहाँ है माइनस ऑफ, ये हो जाएगा K2 S2p। अब अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, सॉरी उल्टा, हाँ ठीक है, तो अगर हम डेल्टा फाई लिखेंगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू फाई 1 माइनस फाई 2, फाई 1 माइनस फाई 2 रखेंगे तो पहला टर्म जो हो जाएगा
ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, और यहां पे आ जाएगा फिर दिस माइनस दिस, मतलब प्लस ऑफ K2 S2P माइनस ऑफ K1 S1P, और फिर यहां पे आ गया डेल्टा फाई नॉट, ये पूरा टर्म हो जाएगा। ठीक है, ये वाला टर्म तो मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा फॉर गिवन पॉइंट। अगर बात करेंगे तो K2 S2P कांस्टेंट है, K1 S1P कांस्टेंट है। अब यहाँ पे डेल्टा फाई नॉट बोला कि इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो सकता है या फिर डिपेंड करेगा, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम हो या फिर डिपेंडेंट ऑफ टाइम हो। लेकिन एक बात क्लियर है, चाहे ये पार्ट कांस्टेंट भी अगर हो जाए तो इस वाले पार्ट में मान लो ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का वैल्यू होता है 5t। अब अगर हम t इक्वल्स टू 0 पे लिखेंगे तो यहाँ 0 आया, t इक्वल्स टू 1 रख दिया तो 5 आ गया, t इक्वल्स टू 2 रख दिया 10 आ गया, मतलब डेल्टा फाई हमारा फंक्शन ऑफ टाइम हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन विल बी डिफरेंट, उस केस में एक बात तो क्लियर है कि दीज टू सोर्सेस विल बी इनकोहेरेंट बिकॉज देयर विल बी वन टर्म ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी, दिस विल डेफिनेटली बी अ फंक्शन ऑफ टाइम। अरे माथा में गया नहीं गया? तो हम लोग लिखेंगे तीसरे पॉइंट पे यही कि इफ frequency of oscillation, if frequency of oscillation of two sources are different, if frequency of oscillation of two sources are different, then at a point in the space, delta phi will be a function of time. Delta phi will be a function of time. And sources will be termed as incoherent. Sources will be termed as incoherent. ठीक है, आप ये सब तो मत लिखना, अगर आप चाहो तो सिर्फ ये चीज लिख लो, ये अपने आप एनालाइज कर सकते हो कैसे आएगा। लेकिन उसमें नीचे लिख सकते हो कि when omega 1 is not equals to omega 2 then हम लोग लिख सकते हैं ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला चीज लिख लो सिर्फ कि ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 टी आ जाएगा प्लस K2 S2P माइनस K1 S1P प्लस डेल्टा फाई नॉट, ये टर्म लिख लेना। वैसे सबका जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को इनकोहेरेंट पढ़ना नहीं है सिलेबस में, सिर्फ दो डेफिनेशन पढ़ना है और एक जगह पे और एक स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा जो इनकोहेरेंट, मेनली हमको पूरा कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट वेव के बारे में पढ़ना है। क्या बोल दूं महात्मा, भाग यहां से, नहीं बोलूंगा, वीडियो सुन करके करना। तो रटा रटा सेंटेंस होता है क्या, बना बना के बोल रहा होता है, उसमें बोलोगे फिर से रिपीट कर दीजिए बैठ करके, फिर आदमी दिमाग आए लेकिन अरे एक बात आदमी बोलेगा कि if omega 1 is not omega 2 then S1 and S2 will be incoherent क्योंकि डेल्टा फाई will be a function of time, हो गया खत्म। ठीक है, अब चलो अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट जो हमारा होगा वो ये है कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट वेव कैन नेवर एवर बी कोहेरेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो अभी तक का पढ़े हो वो यही है, लिखना है यहाँ पे
अगला पॉइंट जो डी में लिखोगे कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट वेव्स, इसमें ब्रैकेट में लिख सकते हो इवन दो आइडेंटिकल, इवन दो आइडेंटिकल इन रेटिंग, मतलब करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग सब आइडेंटिकल इन रेटिंग, या इवन दो आइडेंटिकल सिर्फ लिख लो, बेटर रहेगा। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट वेव, इवन दो आइडेंटिकल ब्रैकेट में लिख लेना, आर ऑलवेज, आर इनकोहेरेंट लिख लो, इनकोहेरेंट। Two independent sources of light waves are incoherent. इसका मतलब नीचे में यह हो गया कि two independent of sources of light waves can never be coherent. लिख लेना, two independent sources of light waves can never be coherent. Can never be coherent. Two independent sources of light waves can never be coherent. They will be incoherent. इसका मतलब ये हो गया कि मान लो सेम वोल्टेज रेटिंग ले लिया, सेम करंट रेटिंग का दो बल्ब भी ले लेते हैं, वो दोनों कभी भी कोहेरेंट नहीं हो सकता। उसका रीजन है, रीजन जो है वो नीचे भी लिखा है, दे विल बी इनकोहेरेंट। उसमें ये बताया था कि सोर्स ऑफ लाइट वेव जो हम बात करते हैं, जैसे बल्ब वगैरह रहता है, तो इसमें क्या होता है, एक मेटेलिक वायर होता है, और मेटेलिक वायर में बताया था कि जो पॉजिटिव आयंस ऑसिलेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लूजली बाउंड होता है, जब भी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, ये सब तो पता होगा। खैर, इसमें ये हो गया कि पॉजिटिव आयंस ऑसिलेट करता है अबाउट इट्स मीन पोजीशन, अगर एनर्जी प्रोवाइड करो तो एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन बढ़ता है, मतलब एनर्जी रेडिएशन जो इससे निकलेगा उसका बढ़ता है। तो बताया था कि एक मेटल के अंदर लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव आयन ऑसिलेट होता है, और हर एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह एक्ट करता है। ये भी एक सोर्स हो गया, ये भी सोर्स हो गया, ये भी सोर्स हो गया, ये भी सोर्स हो गया, और किसी पॉइंट पर अगर हम लेते हैं तो इन सबका सुपरपोजिशन के बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका हम वैल्यू लिखते हैं। अब दूसरा सोर्स लिया यहाँ पे, दूसरे सोर्स में भी हमारे पास क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस होते हैं। अब यह है कि इसमें भी हर जो ऑसिलेटिंग पॉजिटिव आयंस होगा वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हुआ, इससे भी निकला, इससे भी निकला, इस तरह से निकलेगा, और किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो हमको मिलेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन उसके हिसाब से, सुपरपोजिशन के हिसाब से। अब यह है कि इसके सारे एक सोर्स के अंदर बेसिकली अगर हमको देखा जाए तो एक मेटेलिक वायर जो हम लेते हैं उसके नंबर, उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। हर जो ऑसिलेटिंग पॉजिटिव आयन होगा दैट विल बी अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ पे लार्ज नंबर है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ है, तो अगर लार्ज नंबर है तो एकदम एग्जैक्टली सिंक्रोनाइज करना कि भाई हमारा पहले ये निकला मान लो, फिर उसके बाद ये निकला। हो सकता है कि अगले इंस्टेंट में पहले जो है इस पॉइंट पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और इसकी वजह से बाद में आया। हमने सेम पॉइंट लिया कोई पी स्पेस में, तो इसकी वजह से सुपरपोजिशन की वजह से आएगा, इसकी वजह से जितने भी आने उसके सुपरपोजिशन से आया। हो सकता है कि भाई किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हम बोले कि इसकी वजह से जो आ रहा है यहाँ पे वो पहले पहुंच गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पहले स्टैब्लिश हुआ, इसकी वजह से बाद में स्टैब्लिश हुआ। फिर जो अगले टाइम इंस्टेंट पे देखा तो इसकी वजह से पहले स्टैब्लिश हो गया, इसके बाद हो गया, तो इसमें पहले स्टैब्लिश हुआ तो ये अहेड हो गया फेज में विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन। अगर बाद में इसकी वजह से पहले स्टैब्लिश हो गया, इसकी वजह से बाद में स्टैब्लिश हुआ, तो बोला कि जो ये जो है हमारा अहेड हो गया फेज में। तो एक चीज होता है कि इसके जो लार्ज नंबर सबको सिंक्रोनाइज करना,
कि एग्जैक्टली जो है सेम टाइम ड्यूरेशन पे हमेशा पहले ये निकाले फिर बाद में ये निकाले, मतलब हर सेकंड 1 सेकंड पर इसकी वजह से पहले आए फिर 1 सेकंड के बाद इसकी वजह से आए, ऐसा सिचुएशन अगर हम लोग स्टैब्लिश कर सकते थे तब तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन इतने लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस हैं, उसको सिंक्रोनाइज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है। इसलिए हम बोलेंगे कि दो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ लाइट इवन दो एग्जैक्टली आइडेंटिकल है, they cannot be source of they cannot be coherent sources, they must be incoherent। माथा में गया नहीं गया कुछ? तो उसमें लिख लो, क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में या फिर पता नहीं वो जो पढ़ते हो आप लोग कौन सा प्रदीप उसमें वो देखा था मैंने एक बार कि कहीं पे दिया हुआ था आप लोगों का जिसमें बोर्ड लेवल वाला क्वेश्चन है, तो मेरे को लगा कि आपके स्कूल एग्जाम में माइट भी ये आ सकता है। तो अब स्टेटमेंट उसी पॉइंट में नीचे स्टेटमेंट लिखेंगे। तो मैंने लिखाया था आपको कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वेव कैन नेवर बी कोहेरेंट, दे विल बी इनकोहेरेंट। अब नीचे जो है लिखना, रीजन करके लिख लो, REASON कोलोन डाल देना। उसमें लिख लेंगे two independent sources are incoherent, two independent sources are incoherent because of the mode of generation of electromagnetic waves, because of the mode of generation of electromagnetic wave। फिर हम लोग फुल स्टॉप करके लिखेंगे, each source of light wave each source of light wave will have large number of source of electromagnetic wave, large number of sources of electromagnetic wave। That is oscillating positive ions, that is oscillating positive ions। तो इस source of light wave will have large number of source of electromagnetic waves, that is oscillating positive ions। That is oscillating positive ions। फुल स्टॉप करके लिखना, synchronization of this large number of synchronization स्पेलिंग तो आता है सिंक्रोनाइजेशन का सबको? हाँ, रिपीट नहीं होगा, आगे पढ़ लिख, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दिस लार्ज नंबर ऑफ sources
large number of sources, that is oscillating positive ions. Synchronization of this large number of sources, that is oscillating positive ions, is practically not possible. ये not achievable लिख लो, is practically not achievable. तो हो गया मोटे तौर पे सिंक्रोनाइजेशन का, जिसको नहीं आता होगा स्पेलिंग उसको लिख लेना सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोनाइजेशन। तो बेसिक तौर पे जो पूरा लिखा है उसमें क्या लिखा है कि ईच सोर्स ऑफ लाइट वेव विल हैव लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस। क्या है लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस? दैट इज ऑसिलेटिंग पॉजिटिव आयंस। ये हो गया पहला स्टेटमेंट। और उसके बाद फिर बताया कि सिंक्रोनाइजेशन ऑफ दीज लार्ज नंबर ऑफ सोर्सेस विल नॉट प्रैक्टिकली विल नॉट बी अचीवेबल। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों सोर्सेस जो है वो होगा इनकोहेरेंट। तो कभी भी इवन दो कि एकदम आइडेंटिकल टू सोर्सेस लेंगे, दे कैन नेवर बी कोहेरेंट, दे विल ऑलवेज बी इनकोहेरेंट। अब नीचे नोट करके एक पॉइंट लिखना, और वो पॉइंट ये है कि अगर हम साउंड वेव्स का बात करते हैं तो साउंड वेव का जो मोड ऑफ जनरेशन कोई ऑसिलेटिंग पॉजिटिव आयन तो होता नहीं है। उस केस में हम बोलते हैं कि जो साउंड टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ साउंड वेव कैन बी कोहेरेंट, वो जो है इनकोहेरेंट कोई जरूरी नहीं है कि होगा। लेकिन लाइट वेव का बात करोगे तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ लाइट वेव इवन दो आइडेंटिकल दे विल नॉट बी कोहेरेंट, दे विल बी इनकोहेरेंट। तो नोट में नीचे एक पॉइंट लिख लेंगे कि टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ साउंड वेव्स कैन बी कोहेरेंट। टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ साउंड वेव्स कैन बी कोहेरेंट, लेकिन लाइट वेव्स कभी भी कोहेरेंट नहीं होगा। तो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस ऑफ साउंड वेव्स कैन बी कोहेरेंट। अरे जो लोग रिपीट बोल रहे थे वो लोग एक बार वीडियो देख करके लिख लेना अगर छूटा होगा तो, क्योंकि दिक्कत क्या है कि रिपीट टिपीट करने लगूंगा तो फिर क्लासेस बढ़ता जाएगा और माथा मेरा तो चटेगा ही, आपका भी चटेगा, क्योंकि मेरे को झेलना इतना आसान काम नहीं होता है किसी के लिए। ऊपर से जितना क्लास कम में खत्म कर लोगे उतना कम झेलोगे, नहीं तो झेलते रहोगे महात्मा टाइप। चल तो ये हो गया हमारा पॉइंट। अब एक बात तो क्लियर है कि दो सोर्स अगर हम इंडिपेंडेंट लेंगे तो वो तो कोहेरेंट हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ वेव हमको क्रिएट करना पड़ता है, और वो क्रिएट कैसे करेंगे? तो इसका मतलब है कि हमको जब भी कोहेरेंट सोर्स चाहिए तो उसके एक सोर्स से हमको बहुत सारे सोर्सेस क्रिएट करने का जरूरत पड़ेगा। तो मतलब अगर हम एक सोर्स से दो सोर्स क्रिएट कर लें तो दो कोहेरेंट सोर्स आ जाएगा, थ्री सोर्सेस क्रिएट कर लें तो थ्री हो जाएगा। तो मतलब अगर हम सेम सोर्स से डिफरेंट डिफरेंट सोर्स क्रिएट कर लेते हैं अगर कुछ अरेंजमेंट को यूज करके, तब हम बोलेंगे कि कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट वेव हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो अगला पॉइंट पे जाकर के लिखोगे, लिखना अगले पॉइंट पे, टू गेट coherent sources of light wave, to get coherent sources of light waves, to get coherent sources of light waves, some arrangements should be made. Some arrangements should be made
some arrangement should be made so that different sources of light can be created so that different sources of light waves can be created from a single source of light wave. From a single source of light waves. From a single source of light waves. अब कुछ अरेंजमेंट हम कर सकते हैं, तो लिख लो। अब अरेंजमेंट तो बहुत सारा हो सकता है, बट हम लोग कुछ अरेंजमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं तो बेटर रहेगा। तो लिख लो सम ऑफ द अरेंजमेंट्स फॉर एग्जांपल। सम ऑफ द अरेंजमेंट्स arrangement for example arrangements। ठीक है, इसमें पहला जो हम लोग बात करेंगे, द वेरी फर्स्ट वन, ABCD करके लिख लो, बेटर रहेगा। तो हम लोग ए फर्स्ट अरेंजमेंट लिखेंगे। फर्स्ट अरेंजमेंट, वन ऑफ द अरेंजमेंट का बात करें तो बताया कि बहुत तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, बट एक अरेंजमेंट हम लोग जो लेके चलते हैं वो पहला वाला, वो लेते हैं यंग्स डबल स्लिट। यंग्स डबल स्लिट्स अरेंजमेंट। यंग्स डबल स्लिट अरेंजमेंट्स में जो भी बात अभी मैं यहाँ पे करूंगा वो सब फिर से रिपीट नहीं करूंगा, इसलिए ध्यान से इसको करके चलोगे। यंग्स डबल स्लिट अरेंजमेंट में ये हो गया कि यहाँ पे एक होगा बहुत बड़ा सा स्क्रीन बोल लो या प्लेन बोल लेते हैं हम लोग। इस प्लेन के अंदर दो छोटा छोटा स्लिट बना लिया। स्लिट का शेप जो है हमारा सर्कुलर भी हो सकता है, स्लिट का जो है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो एक बड़ा सा हम लोगों ने स्लिट लिया। जैसे मान लो कि जो एक रूम का जो है दो पार्ट हाफ हाफ कर दिया हमने कार्डबोर्ड से, पूरा ब्लैक कर दिया, दो होल छोटा छोटा बना दिया एकदम पास पास में, और इधर से टॉर्च मारेंगे और उस साइड से देखेंगे तो दो होल से दिखेगा कि लाइट आ रहा है सब डायरेक्शन में। तो वहां पे अगर हम दूसरे साइड से देखेंगे तो वो दो होल से हमको लाइट आता हुआ नजर आएगा। तो हमारे लिए वो दो जो होल हो गया वो क्या हो गया, टू सोर्सेस। तो दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट जिसमें ये किया कि इसको बोलेंगे हम लोग कि प्लेन ऑफ द स्लिट। इसके अंदर आप स्लिट बना सकते हो, रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कोई भी शेप का हो सकता है। यहाँ पे हमने ले लिया एक सोर्स ऑफ वेव, तो ये हो गया पॉइंट सोर्स ऑफ वेव। अब यहां से लाइट हर डायरेक्शन में जाएगा, कुछ लाइट यहां से क्रॉस करेगा और यहां से कुछ लाइट एनर्जी क्रॉस करेगा। फिर अकॉर्डिंग टू अगर हाइगन्स प्रिंसिपल बात करेंगे तो लाइट वेव के पाथ में कोई भी पॉइंट चूज करते हैं, दैट कैन बी टेकन एज न्यू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स, जो आगे जो है हर डायरेक्शन में एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मतलब ये जो होल होगा, this can be taken as new energy distribution source in forward direction। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में इधर लेंगे। उसी तरह इसका भी बात करेंगे तो ये नया एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स होगा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब अगर मान लो कि हम यहाँ पे कोई स्क्रीन रखते हैं तो ये कहलाया हमारा स्क्रीन। अब इस स्क्रीन को अगर हम लोग शो करेंगे तो ये हो गया स्क्रीन।
स्क्रीन पर अगर हम कोई भी पॉइंट चूज करते हैं तो इस पॉइंट में हम देखेंगे कि जो एक तो लाइट एनर्जी यहां से आएगा और एक लाइट एनर्जी इस वाले स्लिट से आएगा। तो इसको स्लिट नंबर 1 दे देते हैं S1, इसको स्लिट नंबर 2 दे दिया S2। अब अगर किसी भी पॉइंट पे देखेंगे तो हमारे पास एनर्जी यहां से भी आएगा, यहां से भी आएगा। मतलब अगर हम कोई भी पॉइंट चूज करेंगे ऑन द स्क्रीन तो इसके लिए मेरे पास दो सोर्स ऑफ वेव हो गया। कौन कौन? स्लिट S1 से जो आएगा एक, स्लिट S2 से आएगा दो। तो इस पॉइंट के लिए अगर हम स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट देते हैं तो उसके लिए मेरे पास कितने सोर्सेस हो गए? S1 S2 2 सोर्सेस। तो S1 and S2 will be called coherent sources for any point lying on the screen। तो अगर हम लोग यहां से जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि एनी पॉइंट लाइंग ऑन द स्क्रीन अगर लेते हैं हम लोग तो एक वेव हम लेंगे इस जगह से, पॉइंट P लिख देता हूं इसको, और दूसरा वेव लेंगे जो इस डायरेक्शन में आ रहा हो, क्योंकि एनर्जी है डायरेक्शन में गया तो जो एनर्जी ट्रेवल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में वो आएगा यहाँ पे, जो एनर्जी ट्रेवल कर रहा होगा इस डायरेक्शन में वो इधर की तरफ आ गया। तो यहां से एक चीज हो गया कि जो फॉर एनी पॉइंट लाइंग ऑन द स्क्रीन देयर विल बी टू सोर्सेस ऑफ लाइट वेव, और दोनों जो है एक सिंगल सोर्स से किया हुआ है। तो ये हो गया हमारा नथिंग बट अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वेव, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट वेव मान लो ले लिया, या सोर्स ऑफ लाइट वेव बोल सकते हो सिंपली। अच्छा, S1 S2 दो स्लिट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन ऑफ स्लिट्स, प्लेन ऑफ स्लिट्स बोलेंगे। मतलब ऐसा प्लेन जिसमें हमने दो छोटे छोटे स्लिट्स बनाए हैं, ठीक है। ये जो कहलाएगा ये कहलाता है हमारा स्क्रीन। तो स्क्रीन को तो बताया था कि जो हमेशा समेशन से शो करते हैं हम लोग ऑप्टिक्स के अंदर, तो ये हो गया हमारा स्क्रीन। अब जो हमारा S1 S2 का एग्जैक्टली मिड पॉइंट होता है, उस मिड पॉइंट को अगर मैं लिखता हूं C, तो C कहलाएगा मिड पॉइंट ऑफ स्लिट्स S1 S2 का जो सेपरेशन है उस सेपरेशन का मिड पॉइंट। अच्छा, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स को जो हम लोग लेते हैं, इसको ऐसे शो कर देता हूं, सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होता है इसको जनरली हम लोग स्मॉल d से डिनोट करते हैं। तो स्मॉल d जो कहलाता है दिस इज कॉल्ड सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स। तो ये जो मैंने लेटर लिखा है d, दिस इज कॉल्ड सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स। तो बताया था कि जो हाइगन ने जो वो प्रिंसिपल दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही हो गया था कि एनी पॉइंट इन द पाथ ऑफ द लाइट वेव अगर हम लोग बात करते हैं कैन बी टेकन एज न्यू एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन सोर्स। ये मेरा बेसिस हो गया हर फेनोमेना जो हम डिस्कस करते हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर, उसका बेसिस था बन करके। तो इसके बेसिस पे ये हो गया कि S1 S2 जो है टू स्लिट्स हो गए, ये हो गया सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, तो ये हो गया स्लिट्स, ठीक है। अब यहां से जो C बात करते हैं तो C कहलाता है हमारा मिड पॉइंट ऑफ सेपरेशन ऑफ स्लिट्स S1 एंड S2। इसका मतलब है कि S1C और CS2 का वैल्यू d/2 के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे कि S1C इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं CS2 या फिर S2C, दिस विल बी इक्वल्स टू नथिंग बट d/2। तो ये पॉइंट हो गया एक। अब नेक्स्ट पॉइंट हुआ कि अगर मिड पॉइंट हमने निकाल लिया तो इससे हम डालेंगे परपेंडिकुलर ऑन द स्क्रीन, और इसको हम लोग बोलेंगे, ये हो गया लाइन पासिंग थ्रू दिस मिड पॉइंट, और इस पर परपेंडिकुलर जब हम ड्रॉ करते हैं तो ये कहलाता है मेरा सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो ओ कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ स्क्रीन। ये जो लाइन है, लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ S1 एंड S2, और वो जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन, इसी से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये सेंटर ऑफ द स्क्रीन।
तो सेंटर ऑफ द स्क्रीन कोई भी नहीं ले लेते हैं। सेंटर ऑफ द स्क्रीन का मतलब होता है S1 S2 का मिड पॉइंट निकाला, वहां से परपेंडिकुलर डाला, तो वो कहलाएगा हमारा सेंटर ऑफ द स्क्रीन। और ये जो लाइन है ये कहलाता है हमारा सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन। जो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन ऑफ द स्लिट और स्क्रीन है उसको हम लोग जनरली कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल डी क्या है, तो हम बोल सकते हैं सेपरेशन बिटवीन द प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन। तो सेपरेशन बिटवीन प्लेन ऑफ स्लिट्स एंड स्क्रीन। अच्छा, ये जो पॉइंट P है, P इज एनी आर्बिट्ररी पॉइंट लाइंग ऑन द स्क्रीन। तो मैंने यहां पे लिया P। P कहलाएगा एनी आर्बिट्ररी पॉइंट, आर्बिट्ररी पॉइंट लाइंग ऑन स्क्रीन। अच्छा, O से जो हम P का पोजीशन ऊपर लोगे तो पॉजिटिव, नीचे लोगे तो निगेटिव लेंगे है। तो ये जो हमारा Y शो करते हैं, तो Y कहलाएगा हमारा पोजीशन ऑफ अ पॉइंट P रिलेटिव टू द सेंटर ऑफ द स्क्रीन। तो Y जो इसमें रिप्रेजेंट कराता है, तो हम लोग बोलेंगे Y रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ a point P, a point P relative to the center of screen, center of screen। अच्छा, इसमें ये हो गया कि S1 एंड S2 जो हमारा बिहेव करेगा, तो ये हो गया S1 स्लिट्स S1 एंड S2, S1 and S2 act as two coherent sources, coherent sources for any point lying on screen। तो ये चीज हो गया हमारा कि S1 S2 जो है वो बिहेव करेगा एज व्हाट, दैट विल बिहेव एज टू कोहेरेंट सोर्सेस फॉर एनी पॉइंट लाइंग ऑन स्क्रीन। अच्छा, अब आ गया कि इस सेंटर से लेकर के इस पॉइंट तक का, तो अगर हम एक लाइन से यहां मिलाते हैं, ये जो सेंट्रल लाइन के साथ एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम बोलते हैं, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो पॉजिटिव ले लेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे तो निगेटिव ले लेंगे, और थीटा कहलाता है एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P। तो अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, यहां पे क्या बता रहा था, हाँ थीटा। थीटा जो कहलाएगा वो कहलाता है हमारा एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंट P लाइन ऑन स्क्रीन। अरे माथा में कुछ गया नहीं गया? गया, ठीक।
ठीक है। एक चीज अगर क्वेश्चन में कैलकुलेट करने के लिए आ गया कि मान लो पॉइंट पी पे हमारा 2 वेव पहुंच रहा है, एक इस पाथ के थ्रू पहुंच रहा है, दूसरा इस पाथ के थ्रू पहुंच रहा है। तो अगर बोला पाथ डिफरेंस निकालो, तो अगर मैं लिखता हूं डेल्टा एल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस ऑफ light waves from source S to a given point on screen, point on screen। तो हम लोग क्या लिखेंगे? अरे सब लिख चुके हो, कोई नहीं वाले हो क्या? हाथ उठाना, मैं तो रब अप करूंगा। अच्छा है 5-6 लोग। कितना टाइम चाहिए? लिख मैक्सिमम टाइम, जो लोग हाथ उठाए हो सब अपना अपना टाइम लिख, कितने मिनट चाहिए? 30 सेकेंड, एक मिनट। चलो ठीक है, मैं मैक्सिमम 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं, उसके बाद नहीं दूंगा टाइम कुछ। 2 मिनट के बाद मेरे को 16 हाथ जो उठा है सब नीचे हो जाना चाहिए। जब पहला दिन वेव ऑप्टिक्स पढ़ा रहा था तो 402 बच्चा आया, अगले दिन पढ़ाया तो 401 था, अगले दिन पढ़ाया तो 397 था, फिर अगले दिन पढ़ाया तो 396 था, फिर अगले दिन पढ़ाया तो 392 था। आज शुरू हुआ 397 से, अभी घट के 388 पर पहुंच गए। मतलब 9 बच्चा जो है 45 मिनट के क्लास में निकल लिया। तो आजकल का बच्चा बड़ा महात्मा। अब देखो 88 से 87 होता है, एवरी मिनट एक स्टूडेंट जो है निकलते जा रहा है। तो ये पढ़ाने का आजकल तरीका है, ग्रेजुअल डाउनफॉल। इसीलिए बोल रहा हूँ क्लास अगर बढ़ेगा तो लास्ट में देखोगे 2 बच्चा पढ़ रहा होगा, बाकी सब गायब होगा धीरे धीरे। हाँ टोटल तो पता है 424, तो मेरे क्लास में टोटल तो मैं कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करता। मैं तो अपने क्लास में 50% बच्चे से ज्यादा अगर दिल से पूछोगे तो एक्सपेक्ट नहीं करता। हाँ अभी 346 बोला ना, हर 1 मिनट पे एक बच्चा भी देखना निकलते रहेगा। ठीक है चलो आगे। नहीं पढ़ा मेरे को क्या है, मैं अपने लिए थोड़ी पढ़ा रहा होता हूँ। उनको पढ़ना है पढ़े, ना पढ़ना है ना पढ़े। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ।